नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में और पैगाम का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे बहुजन बुद्धिजीवी मौजूद है और अपने अपने विचार के माध्यम से समाज को, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं के वजह से हमारे साथ भी लोग हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर बताएं थोड़ा, बहुजन समाज जगेगा कैसे? जैसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद है, क्योंकि ऐसा है बहुजन समाज जगेगा। क्योंकि जब भी राष्ट्र पर कोई दैविक आपदा या बाहर की आपदा आई है, यही बहुजन समाज ही लड़ने का काम किया है। यही बहुजन समाज ही अंग्रेज, ब्रिटिश, मुगल को भी भगाने का काम किया है। बहुजन मूल निवासी, क्योंकि इन्होंने एक तरह से विश्वास किया इस सरकार पे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया कि हमारे हक अधिकार जो रह गए हैं उनको ये देंगे, और इतना प्रलोभन देके आए थे। तो कहीं न कहीं ये विश्वासघात से अपने आप को बहुजन समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज लग रहा है कि हमारे पास से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब कुछ चली गई है। और जो हमारे बहुजन समाज के नेता थे, जिन्होंने बाबा साहब का नाम लेकर के जय जयकारा लगा के वहाँ पहुँचे थे, आज वो बहुजन समाज के हक अधिकार की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने सत्ता का सुख भोग रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज एक दिन ऐसे कारवां बना करके रोड पे निकलेगा कि इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। वो दिन कब आएगा? बात तो यही है ना सारी, दिन कब आएगा? देखिए, सब कुछ तो लुट चुका है एक तरह से। क्योंकि ये राष्ट्रभक्त कौम होती है, ये राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है। राष्ट्र का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये जान लिया कि राष्ट्र का सब कुछ खत्म हो रहा है, तो फिर ये बाबा साहब का संविधान और तिरंगा झंडा लेकर के निकल जाएगा और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा। तभी जा करके ये लोग सत्ता में जो बैठे हैं, ये भूल करके बैठे हैं, क्योंकि ये बहुजन के लोग ही ऐसे मार्शल और लड़ाकू कौम है। क्योंकि इन्हीं के बहुजन अगर हम हैं, तो शायद हम ज़्यादा किसान भी हैं, ज़्यादा हमारे बच्चे जवान भी हैं। वो एक दिन अब समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी ऐसा ना SC ST OBC सुबह जब उठता तो वो बस यही सोचता कि रात को 2 रोटी का जुगाड़ कैसे होगा, क्योंकि भुखमरी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, रोजगार खत्म हो चुका है। ठेकेदारी प्रथा में तो आपको पता ही है, 15-15 हज़ार सैलरी में क्या होता है, 1200 का सिलेंडर हो गया। तो वो अपने रोजी रोटी के लिए सोचेगा या आंदोलन की सोचेगा? देखिए, जब कुछ मरता नहीं क्या करता, जब सब कुछ इसका छिन जाएगा तो ये फिर छोड़ेगा नहीं इनको। अभी तो इसलिए कि राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है, राष्ट्र हमारा बचा रहे। आज भी इनके बहकावे में अभी भी आ जाते हैं, लेकिन वो समय आ रहा है 2024 में सब एक संगठित होकर, विपक्ष भी एक होगा और सब कोई एक होकर के एक सुर में आवाज उठाएंगे। और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो सरकार आपके हक अधिकार की बात न करे, आपका हक कार्य नहीं दे, तो ऐसी सरकार को या तो बदल दो, नहीं तो एकदम से समाप्त कर दो। सर पैगाम के माध्यम से कुछ मुद्दे भी लेके चले आप लोग, जैसे बैलेट पेपर से चुनाव। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। हमारा बैलेट पेपर सबसे अच्छा है, हमें नहीं चाहिए ईवीएम। ईवीएम जहाँ की बनी हुई मशीन है, वहाँ पे ईवीएम नुकसान क्या है ईवीएम से? दुनिया चांद पे जा चुकी है, मंगल पे जा चुकी है, तो तरक्की करनी चाहिए ना। अरे आप अगर ईवीएम से मंगल और चांद पे जा रहे हो, हमारा देश कहाँ जा रहा है? हमारा देश कहाँ जा रहा है? आज शिक्षा दुनिया में नाम कमा रहा है ना। पूरी दुनिया में जहाँ का ये ईवीएम बना हुआ, वहाँ क्यों नहीं कराई जाती ईवीएम से चुनाव? हमारे यहाँ क्यों थोप दिया जाता है? हमारे यहाँ का बैलेट पेपर चुनाव चिन्ह है, हमें उससे चुनाव करवाना। नुकसान क्या? नुकसान ये है, ईवीएम को हैंग करके, ये बैठे बैठे जैसे आप कर रहे हो, ईवीएम को हैंग करके एक ही जगह बैठे बैठे सब कुछ कर लेते हैं। अब तो ईवीएम के अलावा एक आरबीएम और ले आ रहे हैं। जो हमारे बॉर्डर पे जवान है, जो विकलांग है, उनके लिए ये मशीन बनाई गई थी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय यही कह के आए थे ना कि 10 साल के बाद आपको चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वही बादशाही राज हो जाएगा, नवीन रियासतीकरण हो जाएगा। ये यही चाह रहे हैं कि हम गद्दी पे वैसे बने रहें। ईवीएम के माध्यम से दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की आई, पंजाब में आई,
और उत्तराखंड में कांग्रेस का, कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की। जहां इनको इससे ईवीएम से नुकसान नहीं होता, जहां इनकी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता, वहां आपको जीतने देंगे कि चलने दो, थोड़ा बहुत एक जीते रहें। अगर एकदम से कर लोगे तो ये बहुजन के लोग ना, बहुजन समाज, मूल निवासी भारतवासी जिस दिन जग जाएगा ना, इनकी ईवीएम को भी खींच करके खत्म कर देगा। क्योंकि आज सबसे बड़ी ईवीएम ये बन गई है। ये जो आज मैसेज दिया जा रहा है पूरे भारतवर्ष को, ये सबसे बड़ा मैसेज है। अच्छा, उच्च न्यायालय में भी भागीदारी मांग रहे हैं। देखिए, हमारी भागीदारी तो कहीं नहीं है, हमारे कहीं नहीं। अगर उच्च न्यायालय में होते और जस्टिस होते हमारे, तो हमारे हक अधिकार की बात करते हैं, उनके वही हैं और उनकी बात करते हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है। हमारे समाज वाले भी जो बाबा साहब करके बने हुए हैं ना, उनको भी लगता है कि इनके वैसे बात करो और पद पा जाओगे, इसलिए वो भी हमारे खिलाफ बोलते हैं। हम यही तो नहीं समझ कानून पाए। तो सबके लिए बराबर है ना। ये सबसे बड़ा झूठा मक्खड़ जाल है। कानून सबके लिए, कानून वह मक्खड़ जाल है जिसमें छोटे कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़े बड़े जानवर और बड़े बड़े नेता उसको फाड़ करके निकल आपका इशारा किसकी तरफ है? सिर्फ गरीबों के लिए बनाया गया है और गरीब ही फंस करके परेशान हो। अरे कानून अगर आपका इशारा किसकी तरफ, जो बड़े बड़े लोग निकल जाते हैं? बड़े बड़े लोग अभी जो सत्ता में बैठे हैं, उनके ऊपर, किसी के ऊपर 50 मुकदमे, किसी के ऊपर 40 मुकदमे। गद्दी पर बैठते ऐसी कौन सी कोर्ट चली, उनको सब मुकदमों से बरी करके मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। ये ऐसा है, अभी तो मनीष सिसोदिया जैसे कितने लोगों को और भी जेल में डाल देंगे, क्योंकि उनको दिल्ली की सत्ता को कब्जा करना है। दिल्ली केंद्र है, राजधानी है, इसलिए उनको, उनके पास ऐसा कोई जो उनके पार्टी में चला गया वो लालू प्रसाद यादव के परिवार पे भी गाज गिर चुकी है। अरे भाई, लालू प्रसाद जी भी देख रहे हो, अगर उस सम्मान से सौदा कर लिए होते, देश से, राष्ट्र से सौदा कर लिए होते और तो बरी हो जाते, लेकिन उन्होंने कभी राष्ट्र के खिलाफ नहीं समझौता किया, अपनी जान देने पे कबूल कर लिया। कानून काम कर रहा है ना। कानून काम करता तो भैया ऐसे जो हैं, कितने ईडी से हैं, हत्या, बलात्कारी, रेपिस्ट, वो सब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में बैठे हैं, रात रात को छोड़ जा रहे हैं। उनको, वो कब पकड़े जाएंगे, उनको कब मारा जाएगा, उनके घरों पे कब बुलडोजर चलेगा, यह देश आज जानना चाहता है। क्यों दलित, शोषित, वंचित के ऊपर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्या गरीबों को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? इसलिए मेरा कहना है, यह सरकार जब से आई है, एक छोटी सी बात कर रहे हैं, ये मरने वाले के कफन पे भी टैक्स लाद दिया, जो हर पार्टियों पीछे कहीं भी जाओ तो कफन फ्री में मिलता था, आज ये कफन पे भी टैक्स हो गया। मरने वाले को भी अभी पीछे देखे होंगे, लकड़ी नहीं मिला, खींच खींच करके वैसे कुत्तों ने लाश, कोविड के समय में इतनी मौतें हो गई थी। तो इसलिए सरकार का काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा दे। उन्होंने कहीं न कहीं अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दुनिया भर का जुमला छोड़ते रहते हैं। जब तक एक पूरा नहीं होता तब तक दूसरा आ जाता है, इसलिए सबका दिमाग डिवाइड रहता है। सर, ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ तो आप लोग आवाज उठा रहे हो। हाँ बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो आवाज़ एक नहीं उठा रहे, अनेक आवाज़ उठा रहे हैं। भुखमरी के खिलाफ उठा रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ उठा रहे हैं, ठेकेदारी के खिलाफ उठा रहे हैं। ठेकेदारी में बुराई क्या है? बुराई क्या है? वो काम तो कर रहे हैं, इसी के बहाने। उनको मैंने पूरा तो सरकारी डिपार्टमेंट काम नहीं पूरा करता। पैसा कहाँ मिलता है? पूरा पैसा कहाँ मिलता है? कितने का ठेका लेकर कितने पैसे देते हैं बताइए? गवर्नमेंट क्यों नहीं जॉब दे रही है? गवर्नमेंट क्यों निजीकरण, प्राइवेट सब कुछ करके क्या करना चाह रही है? सरकारी आदमी काम नहीं करते थे ना। यही तो जो है, काम नहीं करते थे, ये तो एक बनाया हुआ काम। क्यों नहीं काम करते थे? काम आज ऐसे ही चलता रहा। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता तो कौन काम कर रहा है? ये सारे काम जो हो रहे कौन कर रहा है? आज तो देश विकास करे, विकास विकास विकास, तो ऐसे विकास हो गया। सरकारी कर्मचारी काम करता है, उनको निकम्मा और निठल्ला कामचोर जो है ऐसे ही बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सब जुमलेबाजियाँ हैं, क्योंकि ये बहाने हैं ठेकेदारी प्रथा को ले आने का, ये बहाने हैं। जुमलेबाजी क्या है? कौन जुमलेबाजी कर रहा है? कौन कर सकता है बताइए? जिसको सत्ता चाहिए। सत्ता में तो बैठ चुके हैं, अब कौन तो आगे जो नहीं सत्ता में नहीं बैठे आगे नहीं आना क्या? बैठ चुके क्या? आगे सोचते कि वो छोड़ देंगे, बस हो गया, इसी से हो गया क्या? प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, देश भर में नाम कर रहे, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, अच्छे काम, ट्रेन का सपना दिखा दिया, 15 लाख का सपना दिखा दिया। अच्छा काम कर रहे हैं,
तो 80 करोड़ लोगों को भुखमरी पे क्यों छोड़ा हुआ है, जो उनके राशन पे डिपेंड है। उनको 5 किलो राशन दे तो रहे हैं। हाँ, 5 किलो राशन दे रहे हैं, कितने करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को। तो अब ये जाहिर हो गया ना। कोरोना में गरीब हो गए थे ना सारे। नहीं, कोरोना में गरीब हो गए हैं ये नहीं, अब ये तो मान के चलना पड़ेगा ना, 80 करोड़ लोग भुखमरी में हैं, मान के चलना पड़ेगा ना। वो तो मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, वो खुद ही कह रहे हैं ना। तो देश की जनसंख्या का 80 करोड़ लोग जो है वो भूखा है। वो तो कांग्रेस की वजह से हुआ था ना, जिसकी वजह जिनको राशन दे रहे हैं। कांग्रेस की वजह से हुआ था ये, नई नई बातें कहाँ कहाँ से आप ले आते खींच खींच तो के। राहुल गांधी की देन है। नहीं, देखिए ये सब बातें जो ना इधर की उधर की करने से, इधर उधर की बात नहीं करनी है, बात काम की करनी है। जनगणना की बातें हो रही है, क्यों नहीं कर रहे बताइए। जनगणना अगर हो जाएगी तो कम से कम ये तो पता चल जाए कौन कितने लोग किसकी कितने मतलब अलग अलग जाति। फायदा क्या होगा काउंटिंग से? काउंटिंग से ये फायदा होगा कि जो बंटवारे इस टाइम जो विभाजन है ना, कि अभी हमें कहाँ कहाँ पर जो ना हमारी बनती भागीदारी बनती है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। वो कुछ परसेंट लोग ही जो है ना, बहुत कम परसेंट लोग। भागीदारी तो सबको हो रही है। जब क्या कहते हैं वैकेंसी निकलती है तो सबको मौका मिलता है भर्ती करने का, नहीं, और इलेक्शन का टाइम में टिकट भी सबको मिलती देखिए है। मेरी बात सुनो, जब कुछ परसेंटेज के लोग जो है सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, तो एक जैसे मान लो किसी ने भी टेस्ट पास कर लिया, सभी एग्जाम पास कर लिए, इंटरव्यू में निकाल दिए जाते हैं जाति के आधार पर, उनको कमज़ोर कर दिया जाता है। तो मतलब आपका मानना है कि जाति जो है सबसे बड़ी विनाशक है? बिल्कुल, जाति और धर्म तो है, लेकिन कुल मिला के ये कि जाति अगर है और बनाई गई है तो उनकी संख्या बताने में क्या फर्क है। तो संख्या क्यों नहीं बताई? जाति खत्म होनी चाहिए या काउंटिंग होनी चाहिए? नहीं, जाति की जनगणना बहुत अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि हमें परसेंटेज तो पता चलनी ही चाहिए कि कौन कितनी परसेंटेज है, क्योंकि उनको उनका हक पूरा मिलना चाहिए, वो जो कि नहीं मिल पा रहा है। 3% आदमी जो है 3 या 15% कुल मिला करके जो है वो सारी सभी चीज़ों पर काबिज है। तो मुझे ये बताए 2024 में किसको लेके आओगे आप लोग जो प्रोग्राम को? देखिए किसको लेके आएंगे ये हमारे बस की बात नहीं, कौन आएगा। आना वो चाहिए जो देश को रोजी रोटी दे, विकास करे और तमाम जो है सुख सुविधाएं मिले। वो काम तो मोदी जी कर रहे हैं, रोजी रोटी 80 करोड़ लोगों को दे ही रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, नई ट्रेन बना रहे, नहीं चाहिए, नई ट्रेन बना रहे, नए रोड बना रहे। अरे भाई आप जो है बार बार वही बातें ले आते हैं। ये सब जो है आम आदमी की जो जरूरत है, पेट में पाइयाँ रोटियाँ सब गल्ला कोटियाँ। बेरोजगारी ज़्यादा है, अगर बेरोजगारी नहीं होती तो 80 करोड़ लोग क्यों भोजन मांगते हैं। बहुजन समाज की समझ में बातें कैसे आएंगी ताकि वो जाके? भाई देखो, समझ में आए ना आए, हम तो आयोजन कर रहे हैं, हम तो जगाने का काम करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जिसको समझना है वो समझेगा, आज नहीं कल समझेगा, और कल भी नहीं समझेगा तो जो चल रहा चलता रहेगा, वो भुगतेंगे। नुकसान ठहरेंगे आपका कहना? नुकसानदायक है बिल्कुल। क्या बहुजन समाज को कहना क्या है? हम यही कहना चाह रहे हैं, एकजुट होकर के अपनी जो भी डिमांड्स है, जो भी मांगे हैं, जो भारत सरकार की नज़र में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर ही नहीं निकलेंगे, आप बताएंगे नहीं कि हमारे को रोटी नहीं मिली, हमें जो तमाम जो बेरोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, तो ये उनको कैसे पता चलेगा। क्योंकि देखो ऐसा, जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी जो है ना उसको दूध नहीं पिलाती, वो सोचते 2 काम और कर लूँ। तो दूसरे तमाम काम छोड़ करके हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके ऊपर केंद्रित ध्यान करना पड़ेगा। तो ये थे बहुजन समाज के लोग जो पैगाम के प्रोग्राम में आए थे, बुद्धिजीवी लोग थे, अपने विचार इन्होंने रखे हैं और मंच के माध्यम से समाज के बीच में अपना संदेश भिजवाया ताकि लोगों की बातें समझ में आए, लोग जागे, क्योंकि 2024 आ रहा है और लोकसभा के चुनाव भी आएंगे। और जो लोगों की परेशानी आज के टाइम में रोजगार की है, भुखमरी की है, भागीदारी की है बहुजन समाज की, उनको ध्यान में रखते हुए 2024 के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा ताकि लोग जागे, इकट्ठे हो और सही पार्टी को वोट करें और सत्ता में आए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।